आप सभी को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार यादव, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला एटा। आज मैं इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत विषय संस्कृत में प्रत्यय प्रकरण पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद, उपभेद, विविध उदाहरणों के माध्यम से प्रत्यय को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग जहां शब्द के पहले जुड़ता है और उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वहीं प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और जैसे भू धातु में तव्य प्रत्यय लगा तो भवितव्य बना, इसी तरह तुमुन प्रत्यय लगा तो भवितुम बना। आगे देखते हैं, इससे स्पष्ट हो गया होगा। प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वहीं उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक। अब प्रत्यय के प्रकार हैं। वैसे देखा जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के हैं। एक तो धातुओं में लगता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और धातुओं को छोड़ करके जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। परंतु सामान्य रूप से देखें तो संस्कृत में कई प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, जिनमें से 5 हम प्रकारों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे पहला हमने बात किया कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय जो है धातुओं में लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ धातुओं में यानी क्रियाओं में लगते हैं। क्रियाओं को छोड़ करके जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? क्रियाओं को छोड़ करके जिसमें लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तब क्रियाओं को छोड़ करके जो भी शब्द हैं उनमें लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या है? ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। तो और तीव्र प्रत्यय के अंतर्गत या तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत ये जो है धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तिङन्त प्रकरण। उसके बाद शुभ प्रत्यय के अंतर्गत, सुबंत प्रकरण के अंतर्गत ये संज्ञा पदों के नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। अब कृत प्रत्यय की हम बात करते हैं। कृत प्रत्यय जो है धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक। और कृत प्रत्यय के प्रयोग होने से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। अब देखो, जैसे धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्यय हैं, जैसे पठ धातु को में तब प्रत्यय जो कृत प्रत्यय लगा तो क्या बना? पठितव्यम। इसी तरह आप देख सकते हो, इस उदाहरण से स्पष्ट करो। तेन संस्कृत पठितव्यम, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पठितव्यम क्या है? ये क्रिया है, इसमें तव्य प्रत्यय कृत प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम भेद की बात करते हैं। यहाँ पठ धातु है, यहाँ पे ये क्रिया, पठ धातु यानी क्रिया है, इसमें तव्य प्रत्यय लगा तो पठितव्यम शब्द बना। और ये उदाहरण है, तेन संस्कृत पठितव्यम, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। कृत प्रत्यय के अनेक भेद हैं, इसमें से मुख्य हैं जैसे तुमुन प्रत्यय, तव्यत, तव्य, अनियर, ड़यत, यत, क्यप, केलिमेर। अब इन प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय हम चर्चा करते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रियाओं को करने के लिए होता है। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ तुम शेष बचता है। ये देखिए, यह धातु के अंत में
सिर्फ तुम शेष बचता है। इसका अर्थ के लिए होता है। जैसे गम धातु में अगर तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या बना? गंतुम। गंतुम कृदंत शब्द बना। मतलब तुमुन प्रत्यय जहां लगा होता है वहां पे तुम शेष बचता है। जैसे गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या शब्द बना? गंतुम बना। जैसे आप कह सकते हो बालकः गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति। बालकः गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति, अर्थात बालक घर जाने के लिए उत्सुक है। मतलब के लिए में लग रहा है तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ मैंने बताया है दो कर्ताओं क्रियाओं को करने के लिए होता है। तो मेरा उदाहरण ये था कि बालका गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति, बालक घर जाने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पे गंतुम में तुम प्रत्यय लगा हुआ है। अब आगे देखिए, अनियर में अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। इसका अर्थ चाहिए होता है। अनियर प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में अनीय शब्द बनता है। यहाँ पे तीनों लिंग पे शब्द में परिवर्तन होता है। पुल्लिंग में अनीय बचता है तो 1 मिनट, पुल्लिंग में अनीय बचता है, यहाँ दे रहा है पुल्लिंग में अनीय बचता है, स्त्रीलिंग में अनीया बचता है और नपुंसक लिंग में अनीयम बचता है। ठीक, जैसे पट धातु में जब अनीर लगता है, अनीय प्रत्यय लगता है तो पठनीय बनेगा पुल्लिंग में, पठनीया बनेगा स्त्रीलिंग में। देख रहे हैं, पठनीय बनेगा स्त्रीलिंग में और पठनीयम बनेगा नपुंसक लिंग में। ये होता है, मतलब लिंग के अनुसार शब्द बदल जाता है। ठीक, ये अनियर प्रत्यय का ये नियम है। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय अभी मैंने बताया था धातुओं को छोड़कर, यानी क्रियाओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तद्धितांत शब्द या प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे इंद्र में अण प्रत्यय लगा तो ऐन्द्र बना, विद्या में अण प्रत्यय लगा तो वैद्य बना। तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद हैं जिनमें मुख्य हैं मतुप, पतुप, तरप, तमप, मयट, तल, ताप, डीप प्रत्यय। अब इनमें कुछ इसे दो प्रत्ययों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मतुप, इसके प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में क्या दे रहे हैं? इसके प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में मान, वान, ठीक, पुल्लिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में मति, वती, नपुंसक लिंग शब्दों में मतवत शेष बचता है। जैसे रूप शब्द में अगर मतुप प्रत्यय लग रहा है तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? रूपवान। वान पर मैंने दिखाया भी था ये वान। ठीक, स्त्रीलिंग में रूपवती, मैंने ये बताया था वती। अब नपुंसक लिंग में वत बनता है, ये देखो, ये मैंने चर्चा किया था, ये रूप वत हो गया। ठीक, इसी तरह आगे देखेंगे आप वतुप। वतुप प्रत्यय, इसका भी प्रयोग मतुप प्रत्यय की भांति होता है। ठीक, भांति होता है। वतुप प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर अकारांत शब्दों में होता है। वतुप प्रत्यय के प्रयोग के बाद अंत में सिर्फ वत शेष बचता है। अंत में क्या बचता है? वतुप प्रत्यय में वत शेष बचता है। जैसे बल शब्द में वतुप प्रत्यय लगा तो क्या बचा? बलवत। ठीक, ये हम चर्चा किए मतुप प्रत्यय का और वतुप प्रत्यय का।
अगला प्रत्यय हम देखते हैं स्त्री स्त्री प्रत्यय। अब इसमें साफ साफ इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि सभी के अंत में जुड़े होते हैं। ठीक, ये भी कह रहे हैं कि धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि सभी के अंत में जुड़े होते हैं, ये स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, मतलब धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में ये स्त्री प्रत्यय जुड़े रहते हैं। स्त्री प्रत्यय के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे टप है, प्रत्यय है, डप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, डीप प्रत्यय है, डिस प्रत्यय है, डिम प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है, टीप प्रत्यय। अब इनमें से एक दो प्रत्यय पे हम बात करते हैं। अब आती है बात जैसे टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय की जहाँ तक बात है, टाप प्रत्यय में आप देखेंगे टाप प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आ की मात्रा शेष बचती है। मतलब टाप प्रत्यय में प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आ की मात्रा बचती है, यानी टा और प गायब हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट और प नहीं रहता, लोप हो जाता है। इसका प्रयोग अजादिगढ़ जैसे अज या अंत होने वाले अत से अंत होने वाले अज या यहाँ पे दिया हुआ है, अज या अत से अंत होने वाले, ये अज है और ये अत से अंत होने वाले शब्दों में होता है। जैसे अज शब्द में टाप प्रत्यय लगा, यहाँ आप देख रहे हैं, तो क्या बना? अजा बना, यानी अंत में सिर्फ क्या दिया था, यहाँ पे आ की मात्रा शेष बचती है। तो यहाँ पे अज में जब टाप प्रत्यय लगा तो अजा बना। इसी तरह कोकिल में टाप प्रत्यय लगा तो क्या बना? कोकिला बना। अगला देखते हैं डाप प्रत्यय में, इसमें ड और प का लोप होकर अंत में सिर्फ आ की मात्रा बचती है। ठीक, मन तथा अन से अंत होने वाले शब्दों में इसकी एक वो है, इसमें दिया है एक मन तथा अन से अंत होने वाले में डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मन अन है और मन में से अंत होने वाले में डाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जैसे सीमन प्लस डॉप दिया है, सीमन जैसे शब्द में डाप प्रत्यय लगा तो क्या बचा? आ की मात्रा होगी तो सीमा बनता है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं तीर्ण प्रत्यय में या तिङन्त प्रकरण में जो होता है, इसमें धातुओं के कितनी मतलब विभक्तियां होती हैं, ये सब चीजें इसमें आती है। क्रियावाचक प्रकृति को ही धातु या तिङन्त कहते हैं। जैसे भू, अस्था, गम, हस आदि। संस्कृत में धातुओं की 10 लकारें होती हैं। धातु रूप के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन होता है। और सभी धातु रूपों को 2 भागों में बांटा गया है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अब परस्मैपदी के 9 रूप, ठीक, आत्मनेपदी के 9 रूप मिलकर कितने होते हैं? प्रत्येक लकार में 18 रूप होते हैं और कुल लकारें 10 होती हैं। इस प्रकार एक धातु की कुल 180 विभक्तियां या धातु होती है। सोचिए कितना बड़ा विभेद होता है। इस प्रकरण के अंतर्गत इसमें दिखाया गया है। यह है तीर्ण प्रत्यय या तिङन्त प्रकरण। आगे इसमें देखते हैं सुप्रत्यय या सुबंत प्रकरण। संज्ञा या संज्ञा सूचक शब्द दिया है। संज्ञा या संज्ञा सूचक शब्द क्या किसमें आते हैं? सुबंत प्रकरण के अंतर्गत आते हैं।
सुबंत प्रकरण को व्याकरण में 7 भागों में नाम, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, उपसर्ग, निपात में बांटा गया है। तो इसका इतना विभेद है, अब सब पे चर्चा करना संभव नहीं है। ये इतना तक है प्रत्यय में। आपका यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।